हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। कल की वीडियो में हमने क्वांटिटेटिव टूल्स जो थे वो ख़त्म करे थे और आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटी मतलब क्वालिटी वाली चीज़ें कल हमने पढ़े थे क्वांटिटी के हिसाब से। ये सारी जो टूल्स हम पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं किसके रिलेटेड है? ये मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है वो मैंने बेसिक सब उसके बारे में बताया हुआ है आपको। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर कोई नया पर्सन इस लेक्चर को देख रहा है, यहाँ से तो ये नया लेक्चर है मॉनेटरी टूल्स के अंडर, यहाँ से आप देख सकते हो, पर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप इसकी पुरानी वीडियोस भी सारी देख लो एक बार, क्योंकि ये मैंने इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज लाई है। इसमें मैं पूरी इकोनॉमिक्स ख़त्म करूँगा, ठीक है। और जो मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा वो टर्म बेस्ड रहेगा, जो जो टर्म्स इंपॉर्टेंट होंगी मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। तो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्वांटिटेटिव टूल्स कल ख़त्म कर दिए थे और आज हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव टूल्स, ठीक है। तो क्वालिटेटिव टूल्स की जब हम बात करते हैं बहुत चीज़ें आती है इसमें। जब आरबीआई कुछ एक्शंस लेती हैं डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि सीआरआर एसएलआर चेंज करके डायरेक्ट एक्शन लेती है आरबीआई, उनको पावर्स देता है आरबीआई 1934। फिर उनको फीमा एक्ट से पावर मिलता है, फिर उनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से पावर मिलता है, पामला एक्ट से पावर मिलता है। वो सब इजी है, उसमें डीप हम जाएंगे नहीं, वो वाले हिस्से पे जाएंगे नहीं। फिर मॉरल सुएजन होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है क्वालिटेटिव टूल्स के अंडर ही आते हैं। जो इंपॉर्टेंट समझने वाले क्वालिटेटिव टूल्स है वो ये दोनों हैं, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। और हम क्वालिटेटिव टूल्स में बस यही दो चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज़ रहेगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें कौन कौन होता है मेंबर्स, उनकी मीटिंग कैसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आज हम क्वालिटेटिव टूल्स में पढ़ रहे हैं, एक है लोन टू वैल्यू, एक है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। ये दोनों जो है क्वालिटेटिव टूल्स में आते हैं। देखो, जब हम लोन टू वैल्यू की मतलब बात करते हैं, ये बहुत इजी है। इसको जो दूसरा हम नाम देते हैं वो हम इसको दूसरा नाम देते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। लोन टू वैल्यू का दूसरा नाम है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें होता क्या है, लोन टू वैल्यू में देखो क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ए हूँ और आप बी हो, ठीक है। मैंने आपको 10 रुपये उधार देने हैं, ठीक है। मैंने आपको 10 रुपये उधार देने हैं। अब जो मैं आपको 10 रुपये उधार दूंगा ना, उसके लिए आपको मैं बोलूँगा कि आपको ये उधार मैं तब दूंगा जब आप मुझे अपना गोल्ड दोगे, ठीक है। तो आप मुझे अपना गोल्ड दोगे। अब आप बोलोगे कि अच्छा, तो तुम मुझे 10 रुपये उधार दे रहे हो, तो मैं तुम्हें गोल्ड कितनी वैल्यू का दूँ? तो मैं आपको बोल दूंगा कि आप 12 रुपये के हिसाब की मतलब वैल्यू का मेरे को गोल्ड दो, तो ही मैं आपको 10 रुपये का लोन दूंगा। मतलब मेरे पास आपका 12 रुपये गिरवी होगा गोल्ड के रूप में, और मैं आपको करेंसी में 10 रुपये दूंगा, ठीक है। तो ये आपने कहीं ना कहीं गिरवी रख दिया 12 रुपये का, कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी मेरे पास रहे कि आपका एक तो 10 रुपये, अगर आप मेरे को मेरे 10 रुपये वापस नहीं कर पाए और जो मैंने इंटरेस्ट रेट आप पे लगाया होगा वो आप वापस नहीं दे पाए, तो मेरे पास आपका गोल्ड तो होगा ना 12 रुपये। तो कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम चलता है जब हम बात करते हैं, जब दो नॉर्मल पर्सनस के बीच में कभी भी ऐसे मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन्स होती है। वही दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं बैंक्स और हमारे बीच में, एग्जांपल के तौर पे ये आप हो, ये बैंक है, ठीक है। तो आप बैंक में जाओगे, आप बोलोगे मेरे को 100 रुपये का लोन चाहिए, तो बैंक आपको बोलेगा कि मुझे एटलीस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को 110 रुपये की वैल्यू का आपको चीज़ देना पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि जब बैंक जो है आपको बोल रहा है कि 110 की चीज़ दो और मैं आपको 100 रुपये का ये चीज़ दूंगा, पर इसकी जगह अगर बैंक 105 कर दे, लोन टू जो वैल्यू रहेगी वो 105 कर दे, बैंक बोलेगी मैं आपको 100 रुपीज़ लोन तो दे दूंगा पर आपको 105 रुपये का ही मेरे को गिरवी रखना है। तो ये क्या कर दिया, लोन टू वैल्यू में कहीं ना कहीं जो आरबीआई ने है घटा दिया लोन टू वैल्यू। अब जो लोन टू वैल्यू जब कहीं ना कहीं घटेगा, तो लोग जो है अपने थोड़े से गोल्ड पे ज़्यादा पैसे उधार ले सकते हैं इन कंपैरिजन टू ये वाला या 110 वाला, ठीक है। अगर वो ज़्यादा उधार ले सकते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा। अगर लोगों के पास ज़्यादा आएगा, लोग इकॉनमी में हिस्सा लेंगे, लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा आ गया, और उतने ही गोल्ड से उनको पहले जो था कम पैसा मिल रहा था, पर अब उनको 105 रुपये वैल्यू वाले गोल्ड से ही 100 रुपये आराम से उधार मिल रहे हैं। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। मेरा यही तरीका रहता है कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं, ठीक है। तो अब ये जो सारी चीज़ें करता है, कौन करता है? हमारे पास एक ही सुप्रीम अथॉरिटी है, एक ही सेंट्रल बैंक है जो आरबीआई,
ठीक है। ये जो अलग अलग लोन्स रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, ऑटो लोन्स रहते हैं, बिजनेस लोन रहते हैं, ठीक है, होम लोन रहते हैं, गोल्ड लोन रहते हैं, ये सारी चीज़ों पे आरबीआई कंट्रोल करता है। और आरबीआई जो है कहीं ना कहीं कोलैटरल के तौर पे, ये इन चीज़ों को क्या कहते हैं, ये जो 100, 105 और यहाँ जो मैंने 12 रुपये की बात करी, इसको कोलैटरल्स बोला जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये आरबीआई फिक्स करती हैं कि लोन टू वैल्यू इतनी रहेगी। कहीं ना कहीं आरबीआई इसका भी यूज़ करता है मॉनेटरी पॉलिसी में, अगर उसको करेंसी में कंट्रोल लाना है, कि जब डिफ्लेशन चल रही है, मतलब जब चीज़ें मार्केट में बहुत सस्ती बिक रही है, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो मार्केट बूम करनी होती है। मार्केट बूम करनी है तो आरबीआई क्या करेगा, 110 को 105 रुपये कर देगा। पर मार्केट में बहुत इन्फ्लेशन चल रहा होगा, लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है, तो आरबीआई को मार्केट से पैसा कम करना है, तो आरबीआई क्या करेगा, ये तरीका करेगा, उस 105 की चीज़ को 110 में कर देगा, मतलब जो कोलैटरल की वैल्यू रहेगी वो बढ़वा देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आरबीआई करता रहता है। सो दिस इज अबाउट द लोन टू वैल्यू। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की। सो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, ठीक है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का एग्जाम्पल, अगर मतलब एग्जाम्पल की तौर पे मैं अभी आपको समझाऊंगा, पर थोड़ा बहुत बेसिक में समझते हैं, इसको तोड़ के देखते हैं। दिस इज प्रायोरिटी, मतलब किसी स्पेसिफिक बंदे को, सेक्टर मतलब प्रायोरिटी दे रहे किसी स्पेसिफिक सेक्टर को, लैंडिंग मतलब लोन दे रहा। तो इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं आरबीआई जो है वो बैंक्स को बोलेगा कि तुम्हें इन लोगों को स्पेसिफिकली लोन्स देने हैं। अब ये जो सिस्टम है ये इवॉल्व, अगर इसकी बात करें हम, कहीं ना कहीं सबसे पहली बार ये 1968 में इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे आरबीआई ने डिसाइड किया था कि हम हर एक बैंक में ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रखेंगे। तो अब क्या होता है, जैसे कोई भी आपके आसपास ब्रांच रहेगी, एग्जाम्पल के तौर पे आपका स्टेट बैंक रहेगा, पीएनबी रहेगा, एचडीएफसी रहेगा, ऐसे कोई भी बैंक आपके आसपास रहेंगे, उस बैंक्स में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो सेट करी गई होगी, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। हालांकि जो जनरल सेंस में रहती है वो 40% रहती है, किसी किसी बैंक्स में 70% भी रहती है। वो हम जब हम बैंक्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम वहाँ पढ़ेंगे किन किन बैंक्स, डिफरेंशियल बैंक्स में कौन कौन से, कोऑपरेटिव बैंक्स में जो भी आरआरबीज होते हैं, उन किस किस में जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है 40 के अलावा होती है। मोस्टली जो हमारे सारे जो कमर्शियल बैंक्स दिखते हैं उनमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो 40% रखी जाती है। वट डू मीन बाय प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, सिंपल, कि आपको 100 रुपये का अगर किसी को लोन देना है, आपको 100 रुपीज़ का लोन देना है किसी को, ठीक है, उसमें से आपको 40 रुपये इन बंदों को देने हैं जिनको हमने 40% में रखा हुआ है। बाकी जो 60 रुपये हैं वो आप दे दो अमीर लोगों को, पर 40 रुपये आपको इनको ही देने पड़ेंगे। इसी के बेसिस पे आपके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख में से आपको 40,000 तो पीएसएल वालों को ही देने हैं। अभी पीएसएल वाले कौन है वो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे और आपको एकदम से ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। अब बात आती है, कहीं ना कहीं इसमें टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स आती रहती हैं। लेटेस्ट जो इसमें रिफॉर्म्स आई थी वो आई थी 2019 में, और ये कमेटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, बिकॉज कभी भी आ जाए कि ये इस नाम की कमेटी जो है इसने क्या रिकमेंड करा था और किसके रिलेटेड रिकमेंड करा था, तो उसमें हमें मिल जाती है यूके सिन्हा कमेटी, ठीक है। ये उत्तराखंड नहीं है और ये अपना यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये यूके है, अब उनका नाम है। तो ये यूके सिन्हा कमेटी जो थी, ठीक है, इन्होंने एक्चुअली में बात करी गई थी, मतलब स्टार्टिंग में जो इन्होंने बात करी थी, मेन जो इनका मोटिव था, ये बात था इनका एमएसएमईज को लोन्स देने की इनकी बात करी गई थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं रिफॉर्म्स को कहीं ना कहीं आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रेट्स को जो है चेंज किया था लास्ट टाइम 2020 में ही, अप्रॉक्सीमेटली 2020 में ही, 2020-21 में ही आई थिंक सो। कहीं ना कहीं ये भी आप बोल सकते हो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स में अगर रिफॉर्म्स लाई हैं, ये भी कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव टूल्स में ही आ जाता है कि आरबीआई सीआरआर एसएलआर ओपन मार्केट ऑपरेशंस ना करके ऐसी चीज़ें करे कि कहीं ना कहीं लोगों वो मार्केट पे कंट्रोल रख सके, ठीक है, जब भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो। मेन तो गोल यही है ना आरबीआई का, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई का यही रोल है कि वो कहीं ना कहीं मार्केट को स्टेबलाइज कर सके, ठीक है, क्लियर है ना आपको। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कितनी कितनी परसेंट है, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर हम मैक्सिमम परसेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम परसेंट दी जाती है वो दी जाती है वीकर सेक्शंस को, ठीक है। जो वीकर सेक्शंस रहेंगी, अब वीकर सेक्शन आई डोंट थिंक सो कि आपको बताना पड़ेगा। वीकर सेक्शंस में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप होंगे, माइनॉरिटीज़ होंगे, मैनुअल स्क्वेंजर्स होंगे, जो कि मैनुअल स्क्वेंजर्स क्या होते हैं, जो नाले गंदे नालों वगैरह में जो काम करते हैं, ठीक है। तो इन तरह के जो लोग रहेंगे मोस्टली वही इसके बेनिफिशरीज होते हैं, और इनको जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज दिया जाता है, दैट इज़ 12%। मतलब क्या है 12%? कि अगर एक बैंक 100 रुपीज़ का लोन दे रहा है, टोटल मतलब उसके एक बैंक की खुद की वैल्यू है, उसका टोटल कैपिटल है 100 रुपीज़, और उसने 100 रुपीज़ के 100 रुपीज़ उसने लोन में देने हैं, तो उसको आरबीआई ने बोला है भैया तुम्हारे पास प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तुम्हें देनी पड़ेगी, और इसमें तुम्हें 12% जो लोन है, मतलब 12 रुपये हैं, वो वीकर सेक्शंस को देने पड़ेंगे। होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे कौन है जिसकी इसके बाद सेकंड नंबर पे वैल्यू आती है। दूसरे नंबर पे आता है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी अगर हम बात करें, इसमें जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं और जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स होते हैं। अब ये मार्जिनल फार्मर्स क्या होते हैं, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स क्या होते हैं। जब हम मार्जिनल फार्मर की बात करते हैं, ये वो फार्मर्स होते हैं जिनकी लैंड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 से लेके 1 हेक्टेयर तक आप अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हो, इनको हम बोलेंगे मार्जिनल फार्मर्स। और जब हम स्मॉल फार्मर्स की बात करेंगे, ये होंगे जिनकी 1 से लेके 2 तक हेक्टेयर की लैंड रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपको इतना भी समझ आ गया होगा कि पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एग्रीकल्चर को दूसरे नंबर पर रखा गया है, और इसको कितना परसेंट दिया गया है, 10% दिया गया है। हालांकि ये इंक्रीज हुआ था, पहले इनको 8% दिया जाता था, ये जो रिफॉर्म्स आई थी, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अब नंबर पे जब हम बात करते हैं, थर्ड नंबर पे हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है एग्रीकल्चर ही अगेन। कहीं ना कहीं अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, इस एग्रीकल्चर में कौन आएगा, जिसमें मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स नहीं होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें भी आ ही जाएगा हमारा, कौन सी चीज़ें आ जाएगी इसमें, जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर रहेंगे, इसके अलावा कौन से बचेंगे, बिग फार्मर बचेंगे। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स को, सारे फार्मर्स को इंक्लूड करके भी हम बोल सकते हैं, और इंक्लूडिंग बिग फार्मर्स भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। ऑल में तो मार्जिनल स्मॉल भी आ जाएंगे, बिग भी आ जाएंगे। इन सारों को भी कहीं ना कहीं लोन देने के लिए जो है आरबीआई बोलती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों को टोटल मिला के ही अप्रोक्सीमेटली 30% हमारा बन जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब कितना बचा हमारे पास, दैट इज 10%, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है 7.5। इसमें क्या आ जाता है, जो हमारी माइक्रो एंटरप्राइजेज आ जाती हैं। अब ये माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, आपको पता होगा हमारे पास 3 तरह की एंटरप्राइजेस होती हैं जिनको हम एमएसएमईज बोलते हैं। आपको पता होगा एमएसएमई, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें से जो हमें माइक्रो एंटरप्राइजेस मिलती हैं, ठीक है, जो सबसे छोटी एंटरप्राइजेस रहेंगी, उनके लिए आरबीआई ने ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सेट करी गई है कि आपको इनको 7.5% लोन्स देने पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना। सो दिस इज गोइंग टू बी अबाउट अप्रोक्सीमेटली 37.5%, ठीक है। अब कितना बच गया हमारे पास, 2.5%। तो 2.5% किसका होगा, कहीं ना कहीं वही पिछड़ा हुआ जो वर्ग रहेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हो गई जैसे, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हो गई, या इसके अलावा आप एक्सेट्रा कर दूंगा मैं यहाँ पे। एक्सेट्रा का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि अगर तो जो एक बैंक है उसने 37.5% लोगों को दे दिया है, इनमें से अगर और लोग, कोई भी इनमें से जो है इसको जैसे 8% के एक्स्ट्रा अगर किसी को और को चाहिए, तो वो इस मत में आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं फिफ्थ वाले में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, वीकर सेक्शन, एग्रीकल्चर, बिग स्मॉल मार्जिनल माइक्रो एंटरप्राइजेज, इसमें सारे इंक्लूड हो सकते हैं, और ये 2.5% का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो इसमें पहली प्रायोरिटी रहेगी वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की रहेगी, जो हमने एमएसएमई में पढ़ा था, ठीक है। क्लियर है आपका। तो दिस इज अबाउट द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग।
और कहीं ना कहीं ये दो ही चीज़ें हमने आज पढ़ी इन द सेंस कि जब हम क्वालिटेटिव टूल्स की बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, तो हमने ये दो ही चीज़ें पढ़ी। बाकी भी बहुत चीज़ें होती है, आप अपने जो आपकी सोर्स रहेगी, कन्वेंशन सोर्स रहेगी, आप उधर से पढ़ सकते हो। बाकी में कुछ पढ़ने वाला इन द सेंस ऐसा कुछ समझने वाला नहीं है, इसलिए मैंने वो कवर नहीं किया। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे मॉनेटरी पॉलिसी की, ठीक है। सो अब पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिक्स के बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो काम कर रही है 2016 से, ठीक है, और इसको पावर्स आरबीआई एक्ट से मिलते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, इसमें हमारे पास टोटल 6 मेंबर्स आते हैं, ठीक है। टोटल इसमें 6 मेंबर्स आते हैं। मतलब जो भी हमने अभी पढ़ा कि आरबीआई क्या करती है, क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आरबीआई यहाँ पे ये चीज़ें सारी डिसाइड होती हैं, और इसमें टोटल 6 मेंबर्स आते हैं। आरबीआई साइड पे हमें 3 मेंबर्स मिलते हैं और हमें गवर्नमेंट साइड पे 3 मेंबर्स मिलते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट साइड के, इसमें कहीं ना कहीं इसमें वो आएंगे जिनको फील्ड की नॉलेज होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इधर तो चेंज होते रहते हैं, तो इधर डीप जाने का हमारा ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ तो सबसे पहले रहेगा आरबीआई गवर्नर, ठीक है, जिसको बोला जाएगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या है? यहाँ पे आप बहुत जगह पढ़ते हो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कि मतलब ये जो इंसान होगा, शक्तिकांता दास जी हैं अभी हमारे आरबीआई गवर्नर, ये जो इंसान है ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं है। ये जो गवर्नर की गद्दी है, आरबीआई गवर्नर की गद्दी है, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, ठीक है। जो इस गद्दी पे बैठा होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन उसको बोला जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। और जो दूसरे नंबर पे होगा वो होगा हमारा डिप्यूटी गवर्नर। जैसे हमने पता है, अगर हम बाद में पढ़ेंगे आरबीआई की डिवीजन जब पढ़ेंगे हम, उसमें देखेंगे कि टोटल 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। उसमें से एक डिप्यूटी गवर्नर जो है वो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी में इनके साथ खड़ा रहेगा, एक मतलब इनका साथी रहेगा। और एक जो है वो आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड होगा वो नॉमिनेट करेंगे, और वो बंदा जो है कहीं ना कहीं आरबीआई साइड में टोटल मिला के 6 बंदे बनेंगे, ठीक है। क्लियर इतना। जब हम टेन्योर की बात करते हैं गवर्नमेंट साइड वाले की, यहाँ पे हमें टोटल 4 ईयर्स का इनका टेन्योर रहता है कि इनको 4 साल तक ये मॉनेटरी पॉलिसी में रह सकते हैं, और इनकी रीअपॉइंटमेंट जो है वो नहीं हो सकती। मतलब कोई भी इंसान है, आपका नाम जैसे ए है, तो अगर एक आप इस बार 4 साल के लिए अगर मॉनेटरी पॉलिसी में बैठ गए हो, एक मेंबर बन गए हो, आप दोबारा से नहीं बन सकते। वही दूसरी तरफ जो इसकी बात करते हैं, इनके जो टेन्योर रहता है वो 3 साल का रहता है, ठीक है। और ये रीअपॉइंटमेंट भी इनकी हो सकती है, ठीक है। मोस्टली ये जो आरबीआई गवर्नर जो रहते हैं कहीं ना कहीं वो आईएएस ऑफिसर ही रहते हैं, जैसे शक्तिकांता दास जी भी वही है, ठीक है। अब हम थोड़ा बहुत बात करते हैं इनको सेलेक्ट कौन करता है। जब यहाँ पे हम बात करते हैं किसी आरबीआई गवर्नर की और डेप्यूटी गवर्नर की, इनको कौन सेलेक्ट करता है? हालांकि ये हम बाद में भी पढ़ेंगे, बट अभी भी मैं अभी बता देता हूँ आपको। FSRASC, जिसको एक कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है, आईएएस ऑफिसर होता है, वो लीड करता है। ये जो चेयरमैन होता है बोल सकते हैं। FSRASC क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, ठीक है। ये अपॉइंट करती है आरबीआई गवर्नर को, डेप्यूटी गवर्नर को। और जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट साइड के मेंबर्स को, ठीक है, कहीं ना कहीं कैबिनेट सेक्रेटरी की एक कमेटी रहती है, वो इसको जो है कहीं ना कहीं सेलेक्ट करते हैं। और यही जो है कैबिनेट सेक्रेटरी जो क्या होता है, आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होगा? आईएएस ऑफिसर। तो यही लोग जो है गवर्नमेंट साइड के भी मेंबर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वारम क्या होता है। क्वारम की अगर हम बात करते हैं, क्वारम होता है कि मीटिंग जो है वो अगर कितने लोग प्रेजेंट हो गए तो मीटिंग होगी, उसके अलावा नहीं होगी। तो बोलते हैं मीटिंग में सबसे पहले गवर्नर तो होना लाजमी है। लाजमी मतलब इंपॉर्टेंट है। गवर्नर नहीं होगा मीटिंग नहीं होगी। अगर गवर्नर है तो ये पहला बंदा हो गया। इसके अलावा 3 लोग ज़रूरी है, मैक्सिमम 5 भी रह सकते हैं, पर अगर 3 लोग भी होंगे मतलब मिनिमम 4 लोग हैं तो मीटिंग हो जाएगी। कितने में से? 6 में से मिनिमम 4 लोग हैं, पर इन 4 लोगों में एक गवर्नर होना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर लॉ के हिसाब से बात करी जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग की जगह हम बात करते हैं, इसमें बोला गया है कि आपको ईयर वाइज 4 मीटिंग्स करनी है एक साल में,
तो इसके हिसाब से क्या हो जाता है कि हर 3-3 महीने पे ये मिलेंगे, पर जो एक्चुअल में अभी तरीका चल रहा है उसमें क्या होता है ये हर 2 महीने में मिलते हैं। तो कितना हो गया टोटल 6 टाइम्स ये अभी जो है कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो अगर हम लोग ऑफिशियली बात करें तो उसमें लिखा गया कि 4 मीटिंग्स कर लो मिनिमम, ठीक है। वैसा उसमें ये नहीं लिखा कि आप 6 मीटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, कहीं ना कहीं आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी का मेन जो रोल होता है वो रेपो रेट होता है, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी CRR SLR वो उस चीज़ों में मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इंडल्ज नहीं करती। इनका मेन गोल रहता है रेपो रेट का, और वो जो बाकी सारी चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं आरबीआई खुद करती है। आरबीआई के जो गवर्नर होंगे, जो आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर होंगे, कहीं ना कहीं वो ये सारी चीज़ें करते हैं। और एक और चीज़ है इसमें, जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो उसमें वोट सिस्टम होता है, ठीक है। मेजॉरिटी वोट अगर जो आएगा उसका डिसीजन लिया जाएगा। अब देखो कभी न कहीं क्या हो गया, अगर तो टोटल 6 लोग हैं, ठीक है। आरबीआई गवर्नर और बाकी सब लोग जो है 4 एक साइड होगा, 2 एक साइड होगा, तो जीत गया आरबी साइड। आरबीआई वाला गवर्नर जिस साइड था वो जीत गया। पर कभी क्या हो जाए जब 3:3 हो जाए तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, कि आरबीआई गवर्नर कह रहा है कि हमें रेपो रेट रखना है 4%, गवर्नमेंट साइड वाले कह रहे हैं हमें रखना है 5%, तो ये तो टसल हो जाएगा ना बीच में, तो डिसाइड कैसे होगा, ऐसे तो इकोनॉमिक सिस्टम रुक जाएगा सारा। तो कहीं ना कहीं इसमें आरबीआई गवर्नर को छूट दी गई है कि अगर कभी ऐसे 3x3 की टक्कर हो जाती है वोट के चक्कर में, तो आप एक्स्ट्रा वोट कर सकते हो। तो आरबीआई जिस साइड होगा वो सिस्टम जीत जाएगा। टोटल 6 बंदे हैं बट टोटल 7 वोट हो जाएंगे, क्योंकि आरबीआई गवर्नर टोटल 2 टाइम्स वोट कर सकता है अगर ऐसी बीच में उनकी लड़ाई आ जाती है, ठीक है। क्लियर है इतना। और एक और चीज़ है, ये एक्चुअली में न्यूज़ रही थी, न्यूज़ में इसलिए रही थी क्योंकि आरबीआई एक गवर्नर थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। इसमें क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट कुछ कहेगी ना आरबीआई गवर्नर को या कुछ भी, तो आरबीआई गवर्नर आगे से बोलता है कि आपको कुछ भी देना है तो आप मुझे राइटिंग में दो, ठीक है, राइटिंग में दो। क्योंकि इस तरह से तो पॉलिटिशियंस क्या करेंगे, पॉलिटिशियंस का तो काम ही यही है। पॉलिटिशियन बोल देगा कि हाँ मुझे लाख करोड़ 10 करोड़ या 50 करोड़ या 100 करोड़ छाप के दे दे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे कंट्रोल रखने के लिए आरबीआई गवर्नर सीधे बोलेगा जो भी आपको देना है मुझे राइटिंग में दो। तो कहीं ना कहीं इससे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये कमेटी जब मिलती है तो ये जो इनकी मीटिंग रहती है, उस मीटिंग के बारे में इनको छापना पड़ता है। छापना पड़ता है इन द सेंस कि उसकी डिटेल्स इनको देनी पड़ती है कि ये मीटिंग में हमने ये चीज़ें डिस्कस करी हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि जो भी इसमें मीटिंग में थोड़ी बहुत जो भी इन्होंने बातें बातें करी होंगी वो 14th डे पे इनको अपलोड करनी पड़ती है गवर्नमेंट पोर्टल पे कि हमने क्या क्या डिस्कशन करा है आरबीआई पोर्टल पे। और जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिपोर्ट रहती है वो हर 6 महीने पे इनको छापनी पड़ती है कि हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो ये इनको मैंडेट करा हुआ है और आपको ये चीज़ें करना है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन टारगेट होता है कि महंगाई कितनी रहनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो होती हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई जो है कहीं ना कहीं वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के जो है कहीं ना कहीं डिस्कस करते हैं। और ये एक्चुअली में अभी जो प्रेजेंट टारगेट रखा गया हुआ है सीपीआई का, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, ऑल इंडिया लेवल पे वो रखा गया है 2.6% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अभी ये 2 से 6% का टारगेट रखा हुआ है कि हमारा अभी ये टारगेट रहेगा कि हमें 2 से 6% के बीच में जो है इन्फ्लेशन को रखना है। और अगर अब देखो ये चीज़ यहाँ पे मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ न्यूज़ में थी। क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों न्यूज़ में थी। सबसे पहले ये टारगेट अगर अचीव नहीं हुआ, इन्फ्लेशन 7% या 8% हो जाता है 3 क्वार्टर्स तक। 3 क्वार्टर्स क्या होते हैं, 9 मंथ्स तक। अगर तो ये 7 या 8% या 1% इन्फ्लेशन रहती है 3 क्वार्टर्स तक, मतलब 9 महीने तक अगर ऐसा लगातार रहता है, तो जो कमेटी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी, इनको एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी, किसको, गवर्नमेंट को। और उसमें ये रीजंस बताएंगे और बताएंगे कि हमने इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या मेडिसिन कौन कौन सी हमने नुस्खे यूज़ किए इसको कंट्रोल में लाने के लिए। हालांकि ये न्यूज़ में था अभी क्योंकि आरबीआई जो है कहीं ना कहीं जो हमारी इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल अक्टूबर या नवंबर में आई है। उससे पहले जो है इन्फ्लेशन जो थी वो 6 से ऊपर ही थी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब तो 6 के नीचे आ चुकी है, 5-4% चल रहा है सीपीआई। तो उस टाइम आरबीआई को ऐसा रिपोर्ट देनी पड़ी थी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। सो
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इतना ही है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने वो आपको पढ़ा दी। होप सो आपको ये सब चीज़ें समझ आई होगी। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो और सब कुछ आपको समझ आ रहा है तो लाइक और कमेंट करके मुझे बताओ कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।